नमस्ते। आज मैं आपके सामने एक कहानी के पाठ के उद्देश्य से हाजिर हुई हूँ। पिछले दिनों मैं कमलेश्वर जी की कहानियाँ पढ़ रही थी और तभी मुझे लगा कि मुझे एक छोटी सी कहानी रिकॉर्ड करके आपके सामने भी प्रस्तुत करनी चाहिए। कमलेश्वर जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। कमलेश्वर आज़ादी के बाद हमारे देश के बड़े कथाकारों, कहानीकारों के नाम की सूची में पहले दूसरे स्थान पे आने वाले कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि वो बाद में पटकथाएं भी लिखे और मीडिया मैन के नाम से भी जाने गए, लेकिन उनके कृतित्व का मूल हमेशा कहानियां ही रही हैं। उनकी कहानियां एक विशिष्ट विचारधारा और भावना से परिचालित होती हुई दिखाई देती हैं। इसके अलावा जहाँ तक कमलेश्वर की लेखनी का सवाल है, उनको पढ़ते हुए आपको इंसान और इतिहास दोनों के उदार चिंतन का रास्ता आपको मिलता है। मतलब जब आप उनकी कहानियां पढ़ते हैं तो आप उदार होते हैं। आपका मन उदारता की तरफ बढ़ता है और आप उदार होके चिंतन करते हैं। और इसके अलावा मैं ज़्यादा अभी बोलूँगी नहीं, आप कहानी सुनिए। कहानी का शीर्षक है अपने अजनबी देश में। एक बार मैं घूमता घामता अपने अजनबी देश के शहर में पहुंच गया। लोगों ने बताया कि यह शहर बहुत ही अच्छा है। हिंदुस्तान के सभी शहर ऐसे हो जाएंगे। बात असल में यह थी कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र आ गया था। लोकतंत्र के आने के कारण सब तरफ खुशहाली थी। हर तरफ निर्माण का काम चल रहा था। जिस सड़क से मैं पहली बार गुजरा उसकी मरम्मत हो रही थी। 1 मील पीछे मेरी टैक्सी थी। दाएं बाएं मोटर, स्कूटरें, ट्रक, बसें और साइकिलें भरी हुई थी। उस रेलम पेल में बड़ी रौनक थी। मैंने टैक्सी ड्राइवर से पूछा, क्यों भाई, इस अजनबी देश में ऐसी रौनक पहले भी कभी हुई थी? अजी कहाँ, यह सब तो देश में आजादी के बाद शुरू हुआ है। पहले तो रातों रात सड़कें बन जाती थी और जनता को पता तक नहीं चलता था। आजादी के बाद जब देश में जनता का राज हुआ है, तब सब काम जनता की आंखों के सामने होता है। इसीलिए सड़कें खोद दी गई हैं और रौनक बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उस ड्राइवर ने बताया। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ। टैक्सी भीड़ में अटकी हुई थी, इसीलिए ड्राइवर और बातें करने लगा। पिछले 2 साल से ये सड़क बन रही है जनाब। इसका ठेका मेरे चचेरे भाई के जीजे के पास है। वो बहुत बड़ा ठेकेदार है। एक तरफ जनता की सड़क बनाता है और दूसरी तरफ फौज के लिए बंदूकों के बेंत बनाता है। इस सड़क का काम रुका हुआ है, पर वो बेचारा करे भी क्या। जब सड़क बनाने का माल ही नहीं मिलता तो सड़क बनाना जरूरी भी नहीं रह जाता। क्योंकि हिंदुस्तान में लड़ने के लिए फौज मिल जाती है, इसीलिए बंदूकों के बेंत बनाना ज्यादा जरूरी हो जाता है। बड़ा ईमानदार ठेकेदार है, इसलिए उसने सड़क की मरम्मत का काम रोका हुआ है। यह सुनकर मेरा दिल और भी खुश हुआ। जो जनता अपनी असली जरूरतों को समझ लेती है, वही तो लोकतंत्र का निर्माण करती है। जब हिंदुस्तान का एक टैक्सी ड्राइवर बगैर किसी शिकवे शिकायत के इतनी समझदारी की बात कर सकता है, तो औरों का रवैया क्या ही होगा, यह आसानी से समझ में आ गया। यही लोकतंत्र का सच्चा रवैया है, जो मैंने अपने अजनबी हिंदुस्तान में पहली बार देखा था। जिस परिवार में मैं ठहरा वह लोक सेवकों का था। घर के सबसे बड़े व्यक्ति दीवान चंद जी एक फैक्ट्री के मालिक थे। उनके छोटे भाई भगवान चंद जी कॉरपोरेशन के सदस्य थे और दीवान चंद का इकलौता बेटा घर के ऐशो आराम छोड़कर कमीशन प्राप्त कर भारतीय फौज में 2nd लेफ्टिनेंट हो गया था। घराने के तीनों मर्द जनता और देश की सेवा में लगे हुए थे। मुझे उस वक्त बड़ी खुशी हुई जब दीवान चंद जी ने अपने लड़के आनंद के बारे में बताया। निशाना तो उसका अचूक है। एक बार फैक्ट्री में मजदूरों ने हड़ताल कर दी और वे जुलूस बनाकर फैक्ट्री के फाटक पर प्रदर्शन करने लगे। हालांकि वहां पहले से तैनात की गई थी पुलिस, लेकिन पहले से तैनात पुलिस पीछे हटने लगी। आनंद ने आओ देखा न ताओ पिस्तौल निकाल कर झंडा उठाए मजदूर पे ऐसा फायर किया कि एक ही गोली में उसका झंडा नीचे गिर गया और बांह चिथड़े चिथड़े हो गई। उसके बाद ही पुलिस ने फायर किया। यह सुनकर हिंदुस्तान की पुलिस के बारे में मेरे ख्यालात बहुत ऊंचे हो गए। जनता की ऐसी पुलिस लोकतंत्र में ही हो सकती है। जब जनता के एक नौजवान ने पहला फायर किया तब पुलिस ने गोली चलाई, और देशों की पुलिस तो उल्टे जनता पर ही गोली चलाती है।
मैंने खुश होते हुए दीवान चंद जी से पूछा, आपके यहाँ लोकतंत्र बहुत सफल हो रहा है, मगर यह अन्न वगैरह की दिक्कत की बातें सुनाई पड़ती हैं। इस मसले को आप लोग कैसे हल कर रहे हैं? रेफ्रिजरेटर और नेल पॉलिश बनाकर, दीवान चंद जी ने कहा। अन्न की बड़ी विकट समस्या है हमारे देश में। हमारे देश का हर आदमी एक सैनिक की तरह अपनी अपनी जगह काम कर रहा है। हमने अपने गांव की जमीनें बेचकर फैक्ट्री लगाई। अन्न की समस्या सुलझाने के दो ही तरीके हैं। एक तो यह कि पेट भरने के लिए ज्यादा अन्न पैदा किया जाए। वह हमारे यहाँ अपने आप हो जाता है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और 95% भारत गांव में रहता है, इसलिए उस दिशा में कुछ ज्यादा नहीं किया जा सकता। दूसरा तरीका यही है कि लोगों की खाने की आदतों को बदला जाए। आपने ये देखा होगा कि फैशनेबल औरतें बहुत कम खाती हैं। अगर हम औरतों को फैशनेबल बना दें तो दूसरी और तरह से यह काम अपने आप शुरू हो जाता है। औरतों में एक खासियत यह भी होती है, जो काम वो खुद नहीं करती और दूसरों को भी नहीं करने देती। इस तरह आदमी भी कम खाएगा। नेल पॉलिश दिमाग से औरतों को फैशनेबल बनाती है, इसलिए अन्य समस्या को सुलझाने में काम आती हैं। और रेफ्रिजरेटर तो बड़े काम की चीज है। हिंदुस्तान गर्म मुल्क है, इसलिए यहाँ की वस्तुएं बड़ी बड़ी जल्दी सड़ती हैं। अगर सड़ने वाले अन्न को बचाया जा सके तो आधी समस्या अपने आप हल हो जाती है। हम तो साहब इस तरह से सेवा में लगे हुए हैं। दीवान चंद की बातें सुनकर मेरी आंखें खुल गईं और यह मानने के लिए मजबूर होना पड़ा कि अपने अजनबी भाइयों का दिमाग गजब का है और लोकतंत्र बिना दिमाग के नहीं चल सकता। उन दिनों दीवान चंद जी के चिरंजीवी आनंद जी घर पर ही थे। एक हफ्ते की छुट्टी पे आए हुए थे। चिरंजीवी जरा खुली तबीयत के आदमी थे। घर पर उनकी शादी की बातचीत चल रही थी कि वे मुझसे बोले, जब से चीन ने हम पे हमला किया है हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है साहब। जिंदगी का रूप ही बदल गया। नहीं तो ऑफिसर्स में इसकी जिंदगी का कोई जवाब नहीं था। पीना खाना और नाचना गाना। उन दिनों हम कुंवारों की कीमत भी खासी थी। हर लड़की शादी के लिए उतराई घूमती थी, क्योंकि सबको पता था लोकतंत्र की फौजें लड़ती नहीं। भारतीय लोकतंत्र की फौज तो लड़ाई के लिए बनाई ही नहीं गई थी, इसलिए हर लड़की फौजी अफसर के साथ शादी करने के लिए उतावली दिखाई पड़ती थी। जिस दिन से चीनियों ने हमला किया, हम फौजी अफसरों का भाव लड़कियों के बाजार में एकदम से गिर गया। लोकतंत्र की रक्षा हम इसलिए भी करना चाहते हैं कि यह भाव बना रहे। आनंद की बात मुझे बहुत जची और यह मालूम हुआ कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र के लिए लोग क्यों लड़ रहे हैं। यह पक्का विश्वास भी हुआ कि लोकतंत्र यहाँ सफल होकर ही रहेगा, क्योंकि उसके पीछे ऐसी ऊंची भावनाएं हैं। मैं यही सोच रहा था, खाने के लिए बुलावा आ गया और खाने की मेज पे दीवान चंद जी के भाई भगवान चंद जी से मुलाकात हुई। वे मुझे बड़े तपस्वी आदमी लगे। वे कॉरपोरेशन के सदस्य थे और लोक सेवा का तेज उनकी चेहरे पे झलक रहा था। उनके व्यक्तित्व में अजीब सा खिंचाव था। हम लोग खाना खाने बैठे ही थे कि भगवान चंद जी के लिए फोन आ गया। फोन पे किसी ने उन्हें बधाई दी, यह उनकी बातों से पता चला। उनके बड़े भाई दीवान चंद अपनी उत्सुकता नहीं रोक पाए तो पूछ ही बैठे, किसका फोन था? ठेकेदार साहब का, भगवान चंद ने कहा। बधाई दे रहे थे कि सब मामला ठीक ठाक निपट गया। मेरी उत्सुकता भी बढ़ गई। सोचा कि खुशी की बात पर ही बधाई दे रहे होंगे, सो पूछ ही बैठा, किस बात पे बधाई मिल रही थी आपको? हमें भी खुशी होगी जानकर। भगवान चंद जी ने बताया, लोकतंत्र है ना हमारे यहाँ साहब, रोज कोई ना कोई चक्कर लगा ही रहता है। लोकसभा में रोज एक ना एक झंझट खड़ा होता रहता है। जनता की सेवा ना करो तो बदनामी होती है, सेवा करो तो बदनामी होती है। कॉरपोरेशन की एक समिति की अध्यक्षता मैं कर रहा था। उसके जिम्मे कुछ मकान बनवाने का काम आया था। मैंने ईमानदारी से सारा काम अंजाम दिया, पर कॉरपोरेशन के कुछ और सदस्यों को मेरी यह ईमानदारी खल गई। उन्होंने मुझ पे आरोप लगाया कि कॉरपोरेशन की ओर से बनने वाली रिहाइश इमारतों को बनवाने के बीच ही मैंने उसी के पैसे से अपने 2 मकान भी बनवा लिए हैं। यह झूठा आरोप आप पर लगा दिया। मैं जानना चाहा तो भगवान जी ने कहा, आप घर के आदमी हैं, छिपाऊं क्या? मकान तो जबरदस्ती ठेकेदार ने बनवा दिया था। माना ही नहीं। इसी बात पे मुझ पर घूस लेने का इल्जाम लगाया गया और एक इंक्वायरी बैठा दी गई। लोकतंत्र में यह सब बहुत जरूरी होता है, नहीं तो एक भी आदमी की इज्जत ना बचने पाए और लोक सेवा के काम की ओर कोई रुख तक ना करे। इसी वक्त मुझे एक अनुभवी सदस्य साथी ने रास्ता सुझाया। लोकतंत्री रास्ता? उन्होंने कहा कि घूस देकर इस इल्जाम से बरी हो जाओ। यह हमारे लोकतंत्र की बुनियादी बात है। और साहब यही हुआ। कल मैं बरी हो गया। उसी के बारे में ठेकेदार बधाई दे रहा था। यह सब सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। भगवान चंद जी ने बड़े संतोष से कहा, यही सच्ची बुनियाद है। इससे लोकतंत्र भी बच गया, मैं भी बच गया और ठेकेदार भी। इसी तरह हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। हिंदुस्तान में यह निजाम जड़ें पकड़ता जाएगा, क्योंकि हम जमहूरियत की बुनियादी बातें लेकर चल रहे हैं।
मेरा यकीन और भी पक्का हो गया कि हिंदुस्तान में चाहे और सब कुछ खत्म हो जाए पर लोकतंत्र कभी खत्म नहीं होगा। दूसरे दिन शाम को मैं एक और परिचित के यहाँ चला गया था। वह जरा निचले तबके का था, एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क था और हिंदुस्तानी लोकतंत्र में बड़ी मुश्किल से वक्त काट रहा था। उसके सामने बहुत सी मुसीबतें थीं और मुसीबतों को हल करने के अलावा उसके पास और कोई काम नहीं था। यह देखकर मुझे ताज्जुब भी हुआ कि इतनी मुसीबतों को झेलते हुए भी आदमी हिंदुस्तानी नेतावाद लोकतंत्र के खिलाफ कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। उसे सिर्फ एकाध नेताओं से शिकायत थी और अपनी किस्मत से। उसके पास रहते हुए मुझे यह भी पता चला कि लोकतंत्र और किस्मत का चोली दामन का रिश्ता है। जब तक हिंदुस्तान में लोग भाग्य पे विश्वास करते हैं, लोकतंत्र को कोई हिला नहीं सकता। सरकार पे नाराज इसीलिए था कि उसने शराबबंदी कर रखी थी और मुसीबतों को हल करने के लिए शराब की उसे बहुत जरूरत महसूस होती थी। यही सीधा रास्ता उसके सामने था। शाम को मेरा वो परिचित क्लर्क वासुदेवन साथ निकला और शराब की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। कई बस्तियों की ऐसी दुकानों के चक्कर उसने लगाए जहां उसे शराब मिलने की उम्मीद थी, पर जब नहीं मिली तो मैंने कहा, अब आप यह नेक ख्याल छोड़ दीजिए, तब तो सारा मजा ही किरकिरा हो जाएगा, शाम का खून हो जाएगा। वासुदेवन ने कहा, किसी टैक्सी वाले से पता करता हूँ, इन लोगों को पता रहता है। क्यों अपनी बेइज्जती कराने पे उतरे हो? मैं कह ही रहा था कि वासुदेवन ने एक टैक्सी वाले से सवाल कर ही दिया। वह टैक्सी वाला पता ना होने का इशारा करके चलता बना। मैंने उसे समझाया, अब यह इरादा छोड़ ही दीजिए, कई पुलिस के सिपाही आसपास घूम रहे हैं, जरा से में तमाशा हो जाएगा। पुलिस? वासुदेवन खुशी से चीखा, यार तुमने अच्छी बात याद दिलाई, पुलिस वालों को जरूर पता होता है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? मैंने उसे फटकारा। हथकड़ियां पकड़वाओगे क्या? पर वासुदेवन के चेहरे पे खुशी छलक रही थी। एक तरफ टैक्सी के अड्डे के पास अकेला पुलिसमैन खड़ा बीड़ी पी रहा था और बड़ी तेज निगाहों से लोगों को देख रहा था। वासुदेवन लपक कर उसके पास पहुंचा और उसने 2 रुपए पुलिस वाले की हथेली में रखते हुए सीधे सीधे पूछा, हवलदार साहब, यहीं कहीं मसाला मिल जाएगा? देशी या विलायती? पुलिस वाले ने दरियाफ्त किया। कोई भी, वासुदेवन कह रहा था और मेरी जान सूख रही थी। मिल जाएगा? कहाँ? लाइए मैं ला देता हूँ, 5 रुपए ऊपर से पड़ जाएंगी, पुलिस वाले ने कहा और रुपए लेकर बगल वाली गली में घुस गया। मैं अब तक अपनी बदहवासी से उबर नहीं पाया था। मुझे परेशान देखकर वासुदेवन ने कहा, यह अपने अजनबी देश की पुलिस है भाईजान, जनता की सेवा करती है, लोकतंत्र की रक्षा करती है। इतने में वो पुलिस वाला लौट कर आया था। एक झोले में बोतल पड़ी थी। आते ही उसने कहा, 1 रुपया झोले का और हुआ। वासुदेवन ने 1 रुपया और उसकी नजर किया और पुलिस वाले ने हल्के से वासुदेवन को सलाम किया और एक और खिसक कर फिर से बीड़ी पीने लगा। इस घटना के बाद तो मेरी खुशी की सीमा ही नहीं रही। मैंने वासुदेवन से पूछा, यहाँ पुलिस यह भी करती है? पुलिस नहीं, गरीबी करती है, और गरीबी लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी शर्त है। सच्चा लोकतंत्र वही है जहाँ जनता और सरकार का कोई संबंध नहीं होता। सरकार सोचने का काम करती है और जनता अपना काम करती है। इस सोचने और काम करने में कोई तालमेल नहीं होता। जब तक यह हालात रहते हैं, लोकतंत्र बना रहता है। यह सुनकर मुझे और भी संतोष हुआ कि हिंदुस्तान में 2 ही तरह के तबके हैं, अमीरों और गरीबों के, सोचने वाले और काम करने वाले के। और यह अच्छी बात है कि जो सोच रहा है वह काम नहीं कर रहा और जो काम कर रहा है वह सोच नहीं रहा है। चलते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा। पुलिस वाला सिर्फ अपने काम में मशगूल था। वो कुछ नहीं सोच रहा था, सिर्फ बीड़ी पीते हुए तेज निगाहों से आते जाते लोगों को देख रहा था। शुक्रिया।